कि जो हमारा लास्ट सेशन था उसके अंदर हमने यहाँ पर जो फर्स्ट चल रहा था हमारा, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक। तो अभी तक हमने बेसिक्स के अंदर जर्नल, लेजर, ब्रांचेस, टर्मिनोलॉजी सब करा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। See, whenever you are doing transaction in business, so you have to generate some source document, and this one is number one, cash memo. When goods are sold or purchased for cash, the firm receives or gives cash memos which provides detail regarding cash transaction. Mean whatever you are transaction doing in your shop, in your business, अगर आप कोई कैश में ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको एक रिसिप्ट देना पड़ता है जिसमें डिटेल होता है पूरा सेल्स का आपका, विथ यूनिट, विथ आपका जो प्राइस है, विथ टोटल। अगर आपने कोई डिस्काउंट वगैरह दिया तो वो भी सब मेंशन होता है उसके अंदर। नेक्स्ट वन इज इनवॉइस ऑफ बिल। द डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन परचेज ऑन क्रेडिट। व्हेनेवर यू आर परचेसिंग ऑन क्रेडिट, देन आपको ये इनवॉइस और बिल देना पड़ता है जब आप कोई परचेज या सेल करेंगे क्रेडिट बेसिस पर। ये कहीं ना कहीं आपकी एक मेमोरी के लिए भी रहता है और आगे आप जब अपने डेटर और क्रेडिटर से अकाउंट फाइनलाइज करते हो तो भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज रिसिप्ट। When a farmer receive cash from customer, it issue or receipt which is proof for receiving cash. Like जब आपने क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज करा और आप उस समय जब आपने क्रेडिट सेल करा था, यू आर रिसीविंग कैश फ्रॉम समवन एंड यू आर पेइंग कैश टू समवन, तो आपको उस कंडीशन के अंदर आपको प्रूफ चाहिए होता है। या समटाइम आप खुद नहीं जा रहे कैश रिसीव करने के लिए, आपने किसी व्यक्ति को भेज दिया, अपने यहाँ जो आपका एम्प्लॉई आपने उसको भेज दिया, तो जब कैश रिसीव करेगा तो वहाँ पर एक रिसिप्ट देगा काट कर अपने साइन करेगा, जिससे वो क्रॉस चेक हो जाता है कि ये पेमेंट हो गया। दैट इज रिसिप्ट। And next one is paying slip. This is a form available from bank from deposit cash or check in a bank account. ये आपने बहुत बार देखा होगा जब बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं तो यू हैव टू, ये आपको एक सबमिट करना पड़ता है बैंक के अंदर, जो पूरा डिटेल होता है आपका अकाउंट का, आपका अमाउंट का। नेक्स्ट वन इज सोर्स डॉक्यूमेंट में आता है चेक। इट्स अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफिक बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। ये तो आई थिंक सब लोगों को पता ही होगा। Next one is debit note. For the party from whom the money is recoverable, this document becomes debit note. For the party from whom the money is recoverable, mean to say कि जब हम किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसके नाम में एक डेबिट नोट इशू कर देते हैं एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल या एट द टाइम ऑफ सेल्स, एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। जो हमने परचेज किया जब उसको रिटर्न करते हैं वो गुड, तो उसके बदले में एक डेबिट नोट इशू होता है। जब वो फाइनलाइज होता है तो ये डेबिट नोट खत्म कर दिया जाता है। सेम मैनर एक क्रेडिट नोट होता है फॉर द पार्टी हु इज टू रिकवर द अमाउंट, द डॉक्यूमेंट बिकम क्रेडिट नोट व्हेन गुड्स रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर। जब गुड्स हमारा कस्टमर रिटर्न करता है तो हम ऐसी कंडीशन में क्रेडिट नोट इशू करते हैं। जर्नल, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके थे। हाँ, जर्नल लेजर हम पहले बात कर चुके थे। नाउ वी आर डिस्कसिंग ट्रायल बैलेंस। आफ्टर कंप्लीटिंग द लेजर, आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑल अकाउंट, जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द ट्रायल बैलेंस। अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। हमने जो भी लेजर, हमारा एक अकाउंटिंग बुक है, उसमें जो भी हमने अपने सारे अकाउंट ओपन करे हैं उनके बैलेंसेस से ये एक टीबी ट्रायल बैलेंस क्रिएट किया जाता है। और इस ट्रायल बैलेंस का पर्पस न केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होता है बल्कि ये हमारी एक जो अकाउंटिंग एक्यूरेसी को चेक करने के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस रहती है हमारे यहाँ। द बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट आर एक्सपेक्टेड एंड आर रिटन अप इन अ स्टेटमेंट नोन एज ट्रायल बैलेंस एंड फाइनली टोटल अप टू सी if the total of debit balance is equal to a total of credit balance. Yes. आवाज फुल कर। हेलो, प्लीज माइक ऑफ कर लें यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट टाइटल एंड देयर रेस्पेक्टिव बैलेंसेस। को ये बोल सकते हैं कि लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट होता है हमारा। नेक्स्ट वन इज एज पर डबल एंट्री सम एवरी डेबिट इक्वल टू करस्पॉन्डिंग इक्वली क्रेडिट टू प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट। द स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ये हमारे बोला जाता है एग्जामिनिंग क्वेश्चन के अंदर। ये परफॉर्मा दे रखा है ट्रायल बैलेंस का। नंबर वन सीरियल नंबर, सेकंड वन नेम ऑफ अकाउंट, जो भी अकाउंट होंगे, डेबिट अमाउंट डेबिट साइड में, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट साइड के अंदर। एरर,
ऑमिशन ऑफ एनी, ये ट्रायल बैलेंस की कुछ लिमिटेशन बोल सकते हैं। ऑमिशन ऑफ एनी एंट्री इन सब्सिडरी बुक्स, अ रॉन्ग एंट्री इन सब्सिडरी बुक, अभी सब्सिडरी बुक्स के बारे में आपको बाद में थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि कोई रॉन्ग एंट्री हमने सब्सिडरी बुक के अंदर पास कर रखी है। पोस्टिंग एन आइटम टू द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट, परचेज फ्रॉम, लाइक ये सब इसकी लिमिटेशंस है। लाइक ऑमिशन ऑफ एनी एंट्री इन सब्सिडरी बुक, ठीक, हमारी कुछ सब्सिडरी बुक का बैलेंस डेबिट होता है, कुछ का क्रेडिट होता है इसके बाद में, लेकिन अगर हम एक डेबिट में छोड़ दें, एक क्रेडिट में छोड़ दें, तो हमारा टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। लेकिन ये हमारी लिमिटेशन, लेकिन वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। सेम मैनर अ रॉन्ग एंट्री इन सब्सिडरी बुक, कि हमने एक अमाउंट डेबिट में कम कर दिया, एक अमाउंट क्रेडिट में कम कर दिया, या डेबिट वाला क्रेडिट में कर दिया, तो कभी कभी उसकी वजह से टोटल मैच हो जाता है, बट वो ट्रायल बैलेंस ठीक नहीं होता। एंड नेक्स्ट वन इज पोस्टिंग एन आइटम टू द करेक्ट साइड, कि हमने अकाउंट में डाला तो ठीक जगह है डेबिट या क्रेडिट के अंदर, बट मान लीजिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस सैलरी भी है, एक्सपेंस हमारा एडवर्टीजमेंट भी है, हम एडवर्टीजमेंट की जगह सैलरी में डाल गए तो टोटल मैच हो जाएगा, बट वो कहीं ना कहीं गलत है। नेक्स्ट वन इज कंपनसेटिंग एरर, कुछ कंपनसेटिंग एरर होती है कि एक जगह डेबिट करना था, एक जगह क्रेडिट करना था, और हम क्रेडिट को डेबिट कर गए, डेबिट को क्रेडिट कर गए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, बट वो ठीक नहीं होता। Error of principle, these errors will not affect the agreement of trial balance as they arise from the debiting or crediting of wrong heads of account. करना था राम को डेबिट कर दिया, शाम को डेबिट, या करना था मशीन को डेबिट कर दिया, लेबर को डेबिट, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाते हैं। इससे ट्रायल बैलेंस के टोटल में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ट्रायल बैलेंस वो गलत होता है। डिसएग्रीमेंट of the trial balance, an item omitted to be posted from a subsidiary book into the ledger, posting of wrong amount to a ledger account, आपने गलत अमाउंट मेंशन कर दिया, posting an amount to the wrong side of the ledger account, आना डेबिट में था क्रेडिट में कर दिया, wrong addition और बैलेंसिंग, ये सब ह्यूमन एरर है, wrong totaling of subsidiary books, ऐसा भी बहुत बार हो जाता है, and an item in subsidiary book posted twice to a ledger, पेज पलट रहे, पेज पलट रही, वो चीज डेबिट में होंगे, क्रेडिट में होंगे, सब ह्यूमन एरर है। Balances of some account written to the wrong side of TV and an error in totaling in a trial balance, ये सारे इसके डिसएग्रीमेंट है। और अब आता है हमारा सब्सिडरी बुक। अब ये हमने अभी परचेज, हमने जनरल पढ़ा, लेजर पढ़ा, टीवी पढ़ा, एक हमारी कुछ सब्सिडरी बुक्स होती है, ये 7-8 होती है। सबसे पहला होता है कैश बुक, कैश बुक टू रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसमें भी 3-4 तरह की कैश बुक होती है। एक सिंपल कैश बुक होती है, इट मेक अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, all cash received in the form of coin, notes, check, postal orders, bank draft or treasury notes will be recorded on the debit side and payment on the credit side. Means to say जो भी कैश ट्रांजेक्शन होगा वो सब कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा, और कैश बुक के अंदर कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। अब कैश बुक के हमारे टाइप्स आते हैं। कैश बुक 3 तरह की होती है हमारी। सिंपल कैश बुक, एक होती है हमारी डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक भी 3 तरह की होती है, एक कैश विद डिस्काउंट, एक बैंक विद डिस्काउंट, एक कैश एंड बैंक कॉलम। इसके अंदर अगर मान लीजिए कैश एंड बैंक, हमारा कैश एंड बैंक कॉलम है, तो कैश वाले ट्रांजेक्शन कैश साइड में, बैंक वाले ट्रांजेक्शन बैंक साइड में। सेम मैनर एक बनाते हैं हम कैश विद डिस्काउंट, इसमें केवल कैश और डिस्काउंट को एडजस्ट किया जाता है, और एक होता है हमारा बैंक विद डिस्काउंट, इसमें केवल बैंक और डिस्काउंट को एडजस्ट किया जाता है। इसी तरीके से एक हमारी कैश बुक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, वो मैंने मेंशन नहीं कर रखी, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसमें 3 कॉलम होते हैं, कैश, डिस्काउंट एंड बैंक। कैश के ट्रांजेक्शन कैश के अंदर, बैंक के ट्रांजेक्शन बैंक के अंदर, और एक डिस्काउंट का। डिस्काउंट यहाँ केवल हम कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से एक कैश बुक और होती है हमारी, जो मैंने यहाँ और मेंशन नहीं कर रखी, ये बहुत रेयर हम बनाते हैं अपने यहाँ। पैटी कैश बुक मीन टू से कि जो हमारे यहाँ डेली रूटीन के छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं ऑन रिफ्रेशमेंट टाइप, वो हम उसको मेंटेन करने के लिए बनाते हैं। और ये बेसिकली हमारा जो अकाउंट कुछ छोटा मोटा हमारा मुंशी टाइप के लोग होते हैं, उनको खर्च करने के लिए अमाउंट दे दिया था इन स्टार्ट ऑफ डे, इन स्टार्ट ऑफ वीक, इन स्टार्ट ऑफ मंथ, कि आपको सारा खर्चा इससे करना है, और वो सारी डिटेल इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, वो पैटी कैश बुक कहलाता है हमारा। सब्सिडरी बुक में नेक्स्ट आता है हमारा परचेसेस बुक। We record all credit purchase in purchase book, और परचेज बुक में रिकॉर्ड ओनली गुड्स परचेज। अगर हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो वो परचेज बुक में नहीं आती है, और अगर हम कोई कैश परचेज कर रहे हैं तो वो कैश बुक में जाती है। इसी तरीके से आता है आपका सेल्स बुक। सेल्स बुक रिकॉर्डिंग ऑल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट।
मीन टू से कि जो भी हम सेल अपनी क्रेडिट पर कर रहे हैं वो सारी यहाँ रिकॉर्ड होगी, लेकिन इसमें भी आता है जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं वो ही यहाँ पर आएगा। इफ वी आर सेलिंग सम एसेट तो वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी। नेक्स्ट वन परचेज रिटर्न बुक। इसी तरीके से हमने जो परचेज किया था उसको हम रिटर्न कर रहे हैं तो वो परचेज रिटर्न बुक में आता है। सेम मैनर सेल्स रिटर्न बुक, जो हमने सेल किया था वो हमारे पास रिटर्न हो क्या रहा है वो सेल रिटर्न में आएगा। इसी तरीके से दो बुक और होती है हमारे यहाँ, BR बुक एंड BP बुक। BR B2 से कि जो हमने कहीं सेल किया था और डेटर से जो हम BR रिसीव करते हैं उसके अगेंस्ट वो BR में रिकॉर्ड होता है BR बुक के अंदर। और इसी तरीके से अगर हमने कोई उधार परचेज किया है या उसकी सर्विसेज ली हैं ऑन क्रेडिट तो जो उसको हम उसके बदले में हम एक वो देते हैं BP, वो सारे आपके बिल्स पे रिकॉर्ड किया था। और लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। जितने भी हमने बुक्स बताई कोई भी ट्रांजेक्शन अगर ऐसा इन 7 बुक के अंदर इन सारी बुक्स में नहीं आता है तो वो रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल प्रॉपर के अंदर। ये हमारी टाइप्स ऑफ सारी बुक्स हो गई आपकी, और ये कहीं ना कहीं आपका जो पहला आपका यूनिट था वो आपका कवर हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंटिंग, preparation of financial statement after completing trial balance, after completing subsidiary books हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो हमारे अकाउंट को हम फाइनलाइज करते हैं और उसके रिजल्ट निकालते हैं। The objective of financial statement is to provide information about the financial position, performance and change in the financial position of an enterprise that is useful to a wide range of user in making economic decision। कहीं ना कहीं पूरे ईयर के अंदर क्या चेंज हुआ, हमने कहाँ पर हमने बढ़िया काम करा, कहाँ हमें कुछ कमी रह गई, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और जो भी यूजर्स हैं उनको उनके रिकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है वो थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, रिलायबल एंड कंपेरेबल। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें मैंने आपको पहले भी इसके बारे में शो किया था आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट बनाते हैं हम, एक इनकम स्टेटमेंट, एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक सेविंग अकाउंट, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और इसी तरह पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट ऑन अ पर्टिकुलर डेट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। इनकम स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर हमने क्या पैसा अर्न करा या क्या लॉस करा उसके डिटेल बताता है। और एक इसके लिए हमारा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बारे में बात करूंगा, पूरी यूनिट अभी आएगी इसकी आपकी एक अलग। बैलेंस शीट के बारे में डिटेल दे रखी है, इसको आप पढ़ लेंगे। तो हमारे पास मैं देख रहा हूँ कि मुझे पता लगा कि हमारे पास लेक्चर कम है, मुझे सारी चीज़ कवर करनी है, तो छोटी छोटी चीज़ें ये सब मैंने इसमें मेंशन कर दी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। एसेट्स, assets include anything that is owned by entity that has monetary value, and assets has to be valued on a cost basis on the basis of market value। आपको पहले ही बताया था कि नॉर्मली हम एसेट्स को उसकी कॉस्ट वैल्यू हिस्टोरिकल प्राइस पर रखते हैं। ठीक, एसेट्स मीन टू से कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज जो हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के काम आएगी, जो हमारे पैसे को अर्न करने के काम आएगी, उसका पर्पस हमारा खरीद कर बेचना नहीं होता, वो सारा एसेट्स कहलाता है। एसेट शुड बी सेपरेटेड इनटू 3 कैटेगरी। ये अलग अलग तरीके से हम एसेट्स को डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग लोग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर आता है करंट एसेट्स इंक्लूड आइटम सच एज कैश एसेट दैट कैन बी विल बी रिटर्न इनटू अ कैश विद एन, यानी कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो विद एन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो सब पार्ट ऑफ करंट एसेट कहलाता है। ये इसके कुछ पार्ट दे रखे हैं, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी, परचेज फीस, सप्लायर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड ग्रोइंग प्रॉफिट। इंटरमीडिएट एसेट्स कहलाती हैं हमारी। These assets cannot be converted or sold for cash in a short period of time, यानी कि Can you put on PPT mode? Sorry? Can you put on PPT mode slide? Sure, sir. Thank you. Now please check. Yeah, sir. Yeah, thank you. Set. Next one is intermediate assets. These assets cannot be converted or sold for cash in a short period of time.
ये एकदम से कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे, वी नीड सम टाइम, एंड दीज एसेट्स आर नॉट कंज्यूम विद इन द ईयर एंड कंटिन्यू टू गिव रिटर्न बियॉन्ड द 1 ईयर। यानी कोई भी ऐसी एसेट जो हमें एकदम से सेल नहीं करनी और जो एकदम से यूज भी नहीं हो रही और वो हमारे कई साल वर्क करने वाली, वो सारी इंटरमीडिएट एसेट्स का पार्ट होता है। एक आता है लॉन्ग टर्म एसेट्स, दीज एसेट्स सपोर्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड आर कंसिडर्ड टू हैव अ life greater than 1 year. They are permanent in nature. In agriculture, common long-term assets include like building, land, share in other entities. कोई भी एसेट जो लॉन्ग टर्म वर्क करने वाली है, इससे हम कई साल प्रॉफिट गेन करने वाले हैं, वो सारा पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स है। इस तरह लायबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। लायबिलिटी आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस सच एज मनी ओन टू द लैंडर, सप्लायर, employees, etc. सब part of liability है। Any type of borrowing from person or bank or improving of business personal income that is payable during a short term and long term। इसको भी हम 2-3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक करंट लायबिलिटी, एक इंटरमीडिएट लायबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मैं इसको मेंशन आगे कर रखा है थ्रू पीपीटी, मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ। करंट लायबिलिटी मीन टू से कि जो विदिन ईयर हमें पेमेंट करनी है, विदिन 12 मंथ, वो करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। नेक्स्ट वन इंटरमीडिएट लायबिलिटी, कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो 1 to 7 ईयर का पीरियड होता है एक हमारा, उसके अंदर पेमेंट करना होता है, वो सब इंटरमीडिएट लायबिलिटी कहलाता है। और जो इससे लंबे समय के लिए होती है वो सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट है। ओनर सिक्योरिटी, ओनर सिक्योरिटी और नेटवर्थ इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी। It reflects the owner's stake in the business, include investment, capital and retained profit। तो ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू ओनर सिक्योरिटी। व्हाट यू हैव वर्थ, आपकी क्या वर्थ है पूरे बिजनेस की, वो क्लियर होता है आपको। ये मैंने इसको बैलेंस शीट के फॉर्मेट से दे रखा है, और इसको भी चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल टेस्ट एंड रेशियो, कुछ हम जब तो हमें यूजर्स को इंफॉर्मेशन के व्यू से हाँ, उनको यूजर्स को उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ फाइनेंशियल टेस्ट एंड रेशियो करते हैं और अपने बिजनेस को एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे रेशियो टेस्टिंग है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है यहाँ पर। द फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस कैन ऑल्सो बी डन based on balance sheet data which monitors the financial structure of the firm, business of the firm operators. Like these financial ratio provide information pertaining to extent of risk involved in the lending by to the farmer and can be divided as follows: liquidity ratio and solvency ratio। See, liquidity ratio में बहुत सारे रेशियो निकालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ले रखे हैं आपको। तो these ratio indicate the ability of the farmer to generate sufficient cash, यानी कि आपके पास इन अ ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर, आप कितना कैपेबल हैं अपनी पूरी तरह लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। वो सारी हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो थ्रू लिक्विडिटी निकलती है। और इसका हमारा पहला रेशियो था करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर ये रेशियो बना हुआ है 2:1 का, तो उसे हम आइडियल सिचुएशन बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम समझ जाते हैं कि क्या पोजीशन चल रही है और हमें कैसे हिसाब में एडजस्ट करना है। सेकेंड वन इज वर्किंग रेशियो, सम ऑफ करंट प्लस वर्किंग एसेट्स, सम ऑफ करंट प्लस वर्किंग लायबिलिटी। एक आता है हमारा डेब्ट स्ट्रक्चर रेशियो, ये बताता है कि हम अपनी लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए कितना कैपेबल है। और ये सारे रेशियो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने की, जो हमारे क्रेडिटर होते हैं, जो हमारे सप्लायर होते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं, उन सबको वो जब भी हमारे कहीं ऐसा काम करने आते हैं, हमारे बिजनेस से एसोसिएट होना चाहते हैं, तो वो ये सारी चीजें अपने यहाँ अप्लाई करते हैं। तो डेब्ट स्ट्रक्चर रेशियो का फॉर्मूला है करंट लायबिलिटी अपॉन टोटल लायबिलिटी। इस रेशियो के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि हमारी जो टोटल लायबिलिटी है उसके अंदर करंट लायबिलिटी का क्या रेशियो है। नेक्स्ट वन इज एसेट टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो। इसके अंदर हम इसे लिक्विड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड सप्लाईज प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका आइडियल रेशियो 1:1 होता है। अब ये सॉल्वेंसी रेशियो आता है हमारा। Solvency is the measure of financial security, what would be left in case of the assets are converted into cash and debt are payment। ये फाइनल बात कर रहे हैं कि जब हम अपनी सारी एसेट्स को सेल कर दें, सारी लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं, तब क्या बचेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है डेट टू इक्विटी रेशियो।
टोटल लायबिलिटी अपॉन नेटवर्थ, मीन टू से कि हमारी टोटल लायबिलिटी अलग है और नेटवर्थ हमारा अलग है। देखिए बिजनेस और बिजनेस की बिजनेसमैन और बिजनेस एंटिटी दोनों सेपरेट होते हैं। अब टोटल लायबिलिटी हमारे बिजनेस की है और जो बिजनेस को अपने ओनर को पेमेंट करना होता है वो कहीं ना कहीं नेटवर्थ है। तो इस टोटल लायबिलिटी में नेटवर्थ का पार्ट क्या है, वो थ्रू डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं। नेक्स्ट वन इज नेट कैपिटल रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन टोटल लायबिलिटी, क्या बचेगा हमारे पास फाइनली, एंड इक्विटी टू एसेट्स रेशियो, या फार्मर इक्विटी आ गया आपका, और नेटवर्थ अपॉन वैल्यू ऑफ एसेट्स की इस एसेट्स में इनका कितना इन्वेस्टमेंट है और कितनी एसेट्स हमने थ्रू, वो सारा आपका मेंशन है। सिर्फ टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल डेट प्लस ओनर इक्विटी, the leverage ratio, not net capital ratio, and equity to asset value ratio are alternative way of expressing the overall leverage position of a business. इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ये आपको मैंने पहले क्लियर ही कर दिया है, तो बात ही नहीं है इसमें। ये इसका एक फॉर्मेट बना हुआ दे रखा है आपको। ये कुछ हमारी एफिशिएंसी रेशियो होते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि हम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियो निकाले जाते हैं। These ratio measure the degree to which a firm operator uses his firm resources in order to obtain the optimum result. First one is operating ratio, total operating firm expenses, gross firm earned income। ये सारे केवल अपनी एफिशिएंसी को चेक करने से निकाले जाते हैं। फिक्स रेशियो होता है टोटल फिक्स फॉर्म एक्सपेंस अपॉन ग्रॉस फॉर्म इनकम, की टोटल हमारा जो इनकम है उसमें हमारे इन एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर कितना पार्ट है। क्योंकि कभी न कभी आप देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हम उसके ऊपर एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉफिट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे हम खर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर में सेपरेटली काम करना होता है कि हम किस जगह पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर हम खर्चों कहाँ पर कम कर सकते हैं। तो वो ऐसे जब रेशो लगाते हैं तो उनसे हमें प्रॉपर पोजीशन पता लग पाती है, उसके थ्रू हम अपना उसको कवर कर पाते हैं। रिप्रेजेंट टू शेयर द फिक्स फार्म एक्सपेंस पर रुपी और पर ग्रॉस फार्म इनकम। नेक्स्ट वन इज ग्रॉस रेशियो, टोटल फार्म एक्सपेंस अपॉन ग्रॉस फार्म इनकम। सारे रेशियोज दे रखे हैं आपको। और लास्ट वन इज एक्सपेंस स्ट्रक्चर रेशियो, फिक्स कैश एक्सपेंस अपॉन टोटल कैश एक्सपेंस। ये कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे प्रॉफिट को बताना है। जब हम किसी दूसरी फर्म से, दूसरी इंडस्ट्री से या अपने ही पुराने पास हिस्ट्री से कंपेयर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में काम आता है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस इनकम अपॉन टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इट मेजर्स द ग्रॉस फर्म इनकम जनरेटेड पर रुपी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि हमने कितना इन्वेस्ट करा उसके ऊपर हम कितना रिटर्न मिल रहा है, ग्रॉस इनकम क्या कर पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन डेट एंड इक्विटी कैपिटल, नेट रिटर्न टू कैपिटल। और नेक्स्ट वन आता है टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से आता है आपका रेट ऑफ रिटर्न और इक्विटी कैपिटल, जो हमारा नेटवर्थ है उसके ऊपर हम कितना रिटर्न कर पा रहे हैं, ये थ्रू इस रेशियो पे मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी पूरी आपके यूनिट दे रखी, तो मैं इसको आगे क्लियर करूंगा, अभी यहाँ क्लियर नहीं कर रहा हूँ, इसका पार्ट था इसलिए यहाँ मेंशन कर रखा है। ये इसका फॉर्मेट दे रखा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब मैं नेक्स्ट अपना पीछे आ रहा हूँ आपका नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड, उसका ही पार्ट है, कहीं ना कहीं उससे ही कोरिलेट कर रहा है उसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस विच रिवील्स द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पूरे ईयर में क्या प्रॉफिट क्या लॉस को बताता है थ्रू इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट ऑन अ पर्टिकुलर डेट हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी। इट इज द बेसिक and formal annual report through which a business communicates financial information to its various users. Nature of financial statement. Number one is record facts. Second one is accounting convention. और एक होता है postulate assumptions होती हैं, और एक होता है personal judgment. नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, जो भी हमारे यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करा, उसके थ्रू हमने रिजल्ट निकाला। अकाउंटिंग कन्वेंशन, बहुत सारी कन्वेंशन है जिनके बेसिस पर हम पूरा काम करते हैं। कुछ हमारे पोस्टुलेट्स होते हैं, अजम्पशंस होती हैं, जो कन्वेंशन जो हम प्रैक्टिस करते हैं अकाउंटिंग की, उसके अंदर कुछ वो चीज़ें नई एड ऑन होती रहती हैं, वो सारी पोस्टुलेट्स होती हैं और अजम्पशंस का पार्ट है। और नेक्स्ट वन इज पर्सनल जजमेंट, कुछ चीज़ें हम अपने आप जज करके उसके अंदर एड ऑन करते हैं, वो सारा पार्ट आएगा ये।
ये पूरा हमने स्ट्रक्चर बना रखा है कि पहले आपने सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उससे आपने जर्नल क्रिएट करा, उससे लेजर बनाया, लेजर से टीवी बनाया और टीवी से फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, qualitative characteristics of financial statement, last one is component of financial statement. Objective: to provide reliable financial information about economic resources, assets and obligation, liability of a business firm. After the completing year आपको जो भी assets के बारे में रिपोर्ट करनी है या liability के बारे में पता लगाना है वो थ्रू financial statement मिल जाता है. And to provide information about the earning capacity of the business firm, आपने क्या अर्न करा वो बताएगा आपको. To provide reliable information about the change in resources and obligation arising out of the business activity, क्या चेंज हुआ आपके रिसोर्सेज के अंदर, ऑब्लिगेशन में, वो बताएगा आपको. टू डिस्क्लोज द वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट वेरियस यूजर रिपोर्ट. ठीक है, बहुत सारे हमारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के अलग अलग मैथड है. तो थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम वो भी जिससे जो हमारे यूजर्स होते हैं उनको प्रॉपर पता लग जाए उसके बारे में. एंड टू डिस्क्लोज द एक्सटेंट पॉसिबल अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज रिलेवेंट टू नीड ऑफ द यूजर. कोई और ऐसा कुछ हमें उसके साथ में डिस्क्लोजर लगाना हो या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना हो तो वो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उसको एड ऑन करते हैं, जिससे जो भी यूजर्स है उनको उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाए. करेक्ट एस्पेक्ट: नंबर 1 रिलेवेंसी, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैरेटिबिलिटी. कहीं ना कहीं रिलेवेंट होगा, पूरे हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, रिलायबल है, हम इसको कहीं भी प्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर हम इसको कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं, इसको हम ऑडिट करा के इसके ऊपर हम टैक्स भी पे करते हैं. अंडरस्टैंडेबिलिटी कि जो भी हमारे यूजर्स हों उनको उनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थ्रू इसके मिल जाए. एंड सेकेंड बस कंपेरेटिबिलिटी, ये हमारा सही तैयार हो कि हम इससे अगर अपने आप कंपेयर करना कभी चाहें या कोई दूसरी फर्म कंपेयर करना चाहे तो इजीली कंपेयर कर सके, उसको एनालाइज कर पाए. इम्पोर्टेंस टू द मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं जो भी आपका मैनेजमेंट है वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ग्राउंड पर ही कोई डिसाइड कर पाता है, जो पॉलिसी बना पाता है, फ्यूचर की प्लानिंग कर पाता है. इम्पोर्टेंस टू द क्राइटर, जो हमारे क्राइटर हैं जो हमें गुड्स या सर्विसेज उधार प्रोवाइड करा पा रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को पुराना चेक कर सकते हैं कि ये पार्टी रिलायबल है नहीं है, पेमेंट के अंदर कैसी रहती है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है. एंड नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस टू बैंकर, जो हमें लोन देने वाले हैं, जिसको हमारे साथ आगे कोई और बिजनेस डील करने वाले हैं, तो वो थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास उसकी हमारी चेक कर सकते हैं. इम्पोर्टेंस टू इन्वेस्ट, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी फर्म को ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है इन फ्यूचर, तो वो थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पूरी बिजनेस को चेक कर सकता है. और इम्पोर्टेंस टू द गवर्नमेंट, नो डाउट हमारी टैक्स लायबिलिटी उनके लिए है, तो वो थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कैसे प्रूव करें कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो ठीक है नहीं, तो वो थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको चेक कर सकते हैं और उनके लिए इंपॉर्टेंट बता गवर्नमेंट. लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट: प्रोवाइड ओनली इंटरिम रिपोर्ट, जो भी आपके बिजनेस से कनेक्टेड जो इंटरनली रिपोर्ट है वो केवल शो कर पाते हैं. कोई ऐसा मैंने बताया ना कि केवल रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन आवर बुक, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सराउंडिंग्स में हमारे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन उनको हम मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन, ये केवल बहुत सारी चीज़ों की एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन देता है, उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता. नो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था कि केवल ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं. एंड पर्सनल बायसनेस, ये आपको पहले बताया था कि अकाउंटेंट जो हमारा होता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं, तो इसमें पर्सनल बायसनेस का क्वेश्चन आता है. एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये भी आपको पहले क्लियर कर रखा है कि हम अपनी सारी एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखते हैं और तो क्या उनका करेंट प्राइस चल रहा है उसको हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाते. लिमिटेशन ये कंपोनेंट्स है, पहले ही बात कर चुके हैं, फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसको. इनकम स्टेटमेंट में 3 अकाउंट बनाते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इस तरह स्टेटमेंट में फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस शीट, यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है. एक पहले हम केवल ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और आ रहा है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ये ऐसी जगह बनता है जो बेसिकली जो हमारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस के अंदर जो खुद मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व हो, उनके यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये अकाउंट और बनाते हैं, वो एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट.
those concerns which convert the raw material into finished goods are required to find out the cost of goods manufactured besides gross and net profit of the concern. These are manufacturing cum trading concerns. In order to have full information about the cost of goods manufactured, the concern firstly prepare manufacturing account and then prepare the trading and profit and loss. Basically ऐसे कंसर्न जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन्हें अपना स्टार्टिंग के अंदर जो रॉ को उन्होंने उसके अंदर कन्वर्ट करा है प्रोडक्ट के अंदर, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए होता है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से पहले आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मेंटेन करेंगे. ये इसके ऑब्जेक्टिव शो कर रखे हैं मैंने, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस एंड सेकंड वन constant items thereof such as cost of material consumed, protective wages, direct and indirect expense. इसके अंदर हम थोड़ा सा इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसमें हम थ्रू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो हमारा मटेरियल की कॉस्ट है उसको अलग शो कर देते हैं, प्रोडक्ट के वेजेस को अलग शो कर देते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस को अलग शो कर देते हैं. ये पूरा फॉर्मेट बना रखा है, ये आपके लिए हेल्प करेगा आज. ट्रेडिंग अकाउंट पर्पस दो टाइप से है, इसमें तो आपको कई बार बता चुका है, तो इसको भी आप देख ही लेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट जो हम अपना फाइंड आउट करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, एक्सेस ऑफ सेल ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स और ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सेस सेल के ऊपर रहता है तो वो ग्रॉस लॉस कहलाता है. इसको दोनों फॉर्मेट बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल फॉर्म में. ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है. I have a question. Yeah, sure. Hello? 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 ये फॉर्मेट दे रखा है आपका, इसको चेक कर सकते हैं सिर्फ वर्टिकल फॉर्म में भी और हॉरिजॉन्टल फॉर्म. नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी फाइंड आउट आवर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी शो ऑल टाइप ऑफ रेवेन्यू और बिजनेस, और इसमें हम कोई अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम वगैरह है तो वो भी मेंशन करते हैं. अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इनटू व्हिच ऑल गेन एंड लॉसेस आर कलेक्टेड in order to ascertain the axis of gain over the loss or vice versa. In net profit आपको दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग मीन टू से कि जो हमारे बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, बहुत सारे एक्सपेंस हो जाते हैं इसके अंदर, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐसा कि जो बिजनेस एक्टिविटी का नहीं है, लाइक हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है उसका रिटर्न वगैरह आ रहा है, वो सब इसमें. ये इसका फॉर्मेट दे रखा है मैंने बनाकर इसका भी आपको. मीनिंग एंड फीचर्स. मीनिंग एंड फीचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन. एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये बेसिकली जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो अपने यहाँ मेंशन करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वॉट एवर द कंपनी अर्न दे डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट टू देयर शेयर होल्डर, टू देयर ओनर. तो वो जो एप्रोप्रिएशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो होता है. लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्रोप्रिएटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, अमंग द ओनर, अमंग द बिजनेस. फीचर्स हैं इसके कि इट्स प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट्स प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी स्पेशलिस्ट for appropriation distribution of profit among partners. It discloses how the net profit for an accounting period has been appropriated. Mean to say कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म है या कोई भी कंपनी है, उन्होंने एक सर्टेन प्रॉफिट अर्न करा आफ्टर कंप्लीटिंग अ ईयर, तो वो क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट से खर्चे करेंगे, कुछ प्रॉफिट को बचा रखेंगे और कुछ प्रॉफिट को आपस में पार्टनर में या कंपनी के शेयर होल्डर में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सारा मेंशन होता है, जो शेयर होता है पूरा, वो थ्रू एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है. It is prepared in terms of partnership deed or the partnership act. ये इसका फॉर्मेट दे रखा है, चेक कर सकते हैं. Balance sheet. A balance sheet is a statement prepared with a view to measure the exact financial position of a business on a certain fixed date. On a particular date आपको बताएगी आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है.
to ascertain the financial, ये इंपॉर्टेंस से रखें, to ascertain the financial position, to ascertain the information about exact amount of capital, कितना अमाउंट है आपके पास कैपिटल का, and third one is helpful in the preparation of book of account in the next year. No doubt कहीं ना कहीं ये बैलेंस सारे आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं. Characteristics of balance sheet, the balance sheet is statement not an account, तो हम अकाउंट नहीं बोल सकते, ये स्टेटमेंट कहलाता है, इसे मैं बोलता हूँ पोजीशन स्टेटमेंट. एंड द वर्ड टू एंड बाय जो हम अकाउंट में मेंशन करते हैं डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में टू और बाय, वो बैलेंस शीट में मेंशन नहीं होता है. द टोटल ऑफ टू साइड ऑफ बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल. इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न. मैंने आपको पीछे जो एजम्पशंस यूज बताया था गोइंग कंसर्न कि हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म टाइम के लिए चलने वाला है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलने वाला है, तो हम किसी भी चीज़ को ये नहीं मानते खत्म हो रहा है. तो जो भी हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन शो होती है वो गोइंग कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से शो होती है. एंड द बैलेंस शीट डज नॉट हैव डेबिट और क्रेडिट साइड, कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती. द टू साइड ऑफ बैलेंस शीट आर कॉल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी. मार्शलिंग ऑफ एसेट्स दो तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं, एक लिक्विडिटी फॉर्मेट में, एक परमानेंस के थ्रू फॉर्मेट में. और फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एक हॉरिजॉन्टल कहलाता है, एक वर्टिकल कहलाता है. हमारा horizontal, under this form of presentation of balance sheet and assets are shown on the right, they are shown on the left hand side. This form is called key form. This show below. ये आपको मैंने नीचे दिखा रखा है इसके अंदर, आप ऐसे शो कर सकते हैं. Vertical form. Under vertical form of preparing a balance sheet, the liability and assets are shown one after another in vertical order in the form of statement. This way. ये मैंने आपको मेंशन कर रखा है कि आप इसको यहाँ से कर सकते हैं. ये इसका फॉर्मेट बना रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी चेक कर सकते हैं. पूरा इसके अंदर मैंने आपका एडजस्टमेंट कर रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखा है. ट्रेडिंग अकाउंट भी है, प्रॉफिट लॉस भी है, बैलेंस शीट भी. कुछ चीजें आती हैं बैलेंस शीट के अंदर जो हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आफ्टर क्लोजिंग द बुक कुछ ट्रांजेक्शन हमारी बुक के अंदर रह जाते हैं, तो वो सारे एडजस्टमेंट कहलाते हैं. तो कुछ वैसे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट है जो मेन आपको मेंशन कर रखे हैं और मैं उसका ट्रीटमेंट बता के जाऊँगा प्रॉपर आपको. कि सबसे पहले होता है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो एंड में हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास लास्ट में स्टॉक बचा है. देखिए इसको मैं प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हाउस है तो वो लास्ट डेट तक वर्क कर रहा है अपना, लेकिन उसे क्लोज करनी है तो वो एक क्लोजिंग कर रहा है अपने 4-5 दिन पहले से. तो बिजनेस चलाता रहेगा लेकिन साथ में वो स्टॉक मेंटेन कर लेगा. तो एट द एंड ऑफ द टाइम जो स्टॉक बचेगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है. इसको हम बैलेंस शीट में दो जगह एडजस्ट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में एसेट्स. इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन टू से कि अमाउंट ड्यू बट नॉट पे, कि हमारे पास अभी हमारा जो कंपनी का फॉर्मेट है कि हम या कंपनी की जो पॉलिसी है वो है कि हम सैलरी नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को देते हैं. अब इस मंथ की सैलरी ड्यू तो हो गई बट वो पे नहीं हुई, तो ये सारे कोई भी ऐसा एक्सपेंस हो जो ड्यू हो गया हमारे पास वो पेमेंट नहीं हुआ, ये सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. इसको भी दो जगह ट्रीटमेंट करते हैं. जो भी एक्सपेंस होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ऐड हो जाता है, और एज वेल एज आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारी लायबिलिटी है तो वो हमारी बैलेंस लायबिलिटी में मेंशन होती है. सेम मैनर प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस. आपने कोई एक्सपेंस एडवांस में पेमेंट कर दिया, किसी को एक्स्ट्रा एडवांस दे दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये हमारी एसेट्स, ये जो भी रिलेटेड एक्सपेंस होगा ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसमें लेस हो जाता है और उसको हम बैलेंस में एसेट्स में मेंशन करते हैं. आउटस्टैंडिंग इनकम, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था ऐसे आउटस्टैंडिंग इनकम. आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो इसको हम अपनी इनकम प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे और ये हमारी एसेट्स होने वाली है, तो इसको हम बैलेंस शीट में एसेट्स में मेंशन करते हैं. इसी तरह नेक्स्ट आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. कोई ऐसी इनकम जो इस पर्टिकुलर ईयर की नहीं है बट हमने एडवांस में रिसीव कर ली, तो ये हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमें फ्यूचर में उसके लिए काम करना पड़ेगा. तो ये कनेक्टेड जो रिलेटेड इनकम है उसमें लेस हो जाएगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी के अंदर मेंशन होगी. नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो हम एसेट्स को यूज करते हैं जो टाइम एक्सपायर होने से जो उसकी वैल्यू में कमी आती है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है हमारा, और इसको हम बैलेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करते हैं
और साथ के साथ जो रिलेटेड एसेट्स होगी वहाँ पर लेस हो जाएगी। और एक और लास्ट शो कर रखा है मैंने आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी एक्सपेंस माना जाता है बिजनेस के लिए, ये कैपिटल में ऐड होता है क्योंकि बिजनेस के ओनर का प्रॉफिट है इसलिए कैपिटल में ऐड होगा, बट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एडजस्टमेंट है, मैंने मेन जो 7-8 थी वो आपके लिए मेंशन कर दी। ये पूरा आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका चैप्टर जो है फर्स्ट यूनिट में ये कवर हो रहा है आपका। अब देख लेंगे और 10 मिनट के बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट यूनिट रहेगी, तो उसका प्रेजेंटेशन शो करूँगा। इस 10 मिनट आप लोग रेस्ट लीजिए, इसके बाद स्टार्ट
हेलो, वेलकम यू वंस अगेन। हेलो हेलो। जी मैम, स्टार्ट करने वाले हैं हम फिर से। एक देखिए, एक हमने करा था हमारा जो यूनिट है हमारी, इसमें हमने एक करा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके अंदर नेक्स्ट है हमारा कंपनी फाइनल अकाउंट, जिसका इन शॉर्ट अभी आपने लास्ट मेरी प्रेजेंटेशन में देखा था, मैंने उसके बारे में बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है कंपनी फाइनल अकाउंट, उसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। Induction, every company like other business entity must prepare final account or financial statement periodically. However, the uniqueness in case of company is that the preparation of financial account, final account or financial statement is governed by legislation. Company must prepare financial statement in the format prescribed in the Companies Act. जैसे एक फर्म बनाती थी, एक पार्टनरशिप फर्म या कोई सोल प्रोप्राइटर, सेम मैनर कंपनी को भी आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर 12 मंथ अपने अकाउंट को फाइनलाइज करना है। लेकिन उनके लिए कोई लीगल वो नहीं था फॉर्मेलिटी यहाँ पर, लेकिन कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ लीगल फॉर्मेलिटी रहती है, और उनका एक स्पेसिफाइड प्रेस्क्राइब्ड वो होता है, उस फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। Income statement is prepared to ascertain the result of the business, profit made or loss incurred for a given accounting period. ऐसा कुछ वैसा ही है, ये फॉर्मेट दे रखा है, लेकिन बनेगा ये इसी फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पर फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता है, तो मेन वर्ड्स है, मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा पूरा इसके। ये पूरा मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, जो टर्म्स आई मैं उसको यहाँ पर क्लियर कर फॉर्मेट एक बार दिखाएंगे प्लीज। हाँ श्योर। जैसे हमने एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेंशन कर रखा है पूरा, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, क्लोजिंग स्टॉक। ओके सर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहाँ हर एक चीज फॉर्मेट के में शो होगी, जो उसका प्रॉपर फॉर्मेट है। जब हम सोल प्रॉपर्टी है पार्टनरशिप का बनाते थे तो वहाँ ऐसा कोई ऐसा जरूरत नहीं। ये इंटरेस्ट इन बोरोइंग, डिविडेंड एंड एप्रोप्रिएशन, terms of income statement, revenue. Revenue means to say sales for the year, sales return minus excise duty. आपने जो भी पूरे ईयर के अंदर बिजनेस का जो सेल या जो सर्विस वगैरह थी, वो जो आपको मिलने वाला है एक्चुअल रेवेन्यू, वो आपका रेवेन्यू में आएगा। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन केस ऑफ ट्रेडिंग एंटिटी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस परचेज ड्यूरिंग दैट माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड फॉर्मूला इसका। एंड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, cost of goods sold mean to say raw material consumed plus conversion cost. कन्वर्शन कॉस्ट के अंदर हम चाहे हमारा लेबर हो, ओवरहेड्स हो, वो सारा कन्वर्शन कॉस्ट का पार्ट रहने वाला है। जो भी हमारे आरएम को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक की कीमत आएगी, वो सारा कन्वर्शन कॉस्ट का पार्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट, ये पता ही आपको, पहले मैं बता रखा है, द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द मेन एक्टिविटी ऑफ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बाय द कंपनी। Next one is operating expenses. Include all expense incurred for operating the business. जो भी business को रूटीनली जो आपके रूटीन एक्सपेंस चलाने की एक्टिविटी में काम आ रहे हैं, वो सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट रहेगा। एक हम बोलते हैं EBITDA, रेफर टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कि हम इसमें अपने प्रॉफिट अर्निंग अपनी निकाली, लेकिन वो सारी अर्निंग जो है इसमें एक अलग अलग मेथड से निकालते हैं हम, एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी हम नॉन कैश एक्सपेंस को भी ध्यान देते हैं। तो वो अलग अलग तरीकों से निकाला था, वो आगे और आगे चैप्टर्स में आपको मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ EBITDA मीन टू से कि ऐसी अर्निंग जो बिफोर इंटरेस्ट हो, जो भी लोन ले रखा हो, जो कोई हमारे ऊपर ऐसा डेट हो, टैक्स गवर्नमेंट को देने से पहले, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन से पहले। नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन, ये थोड़ा सा तो आप सब लोग ही काफ़ी सीनियर हैं, कहीं ना कहीं एक्टिव हैं बहुत सारी जगह पर, हम खासतौर से स्टूडेंट समझाते हैं। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों का मतलब एक ही कि हमारी वैल्यू को, एसेट्स की वैल्यू डाउन कर रहा है, बट
नॉर्मल वे में हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन जो ऐसी जो टैंजिबल एसेट्स होती हैं उनकी जो वैल्यू में कमी आ रही है, जो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यूज करने से वो सारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। और अमोर्टाइजेशन जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स उनकी वैल्यू में जो गिरावट आती है, जो कमी आती है, वो अमोर्टाइजेशन कहलाता है। एक हम दूसरा भी अपने दिमाग में एग्जाम्पल लाइक डेप्रिसिएशन मीन टू से कि हमारे यहाँ कोई मशीनरी लग रही है, वो 1 करोड़ की मशीनरी है, उसकी लाइफ हमारे यहाँ 10 ईयर। आफ्टर कंप्लीटिंग 10 ईयर हमें अगर बिजनेस चलाना है, बिजनेस गोइंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हमें कहीं ना कहीं 10 साल बाद मशीनरी लेनी पड़ेगी। और हमारी अकाउंटिंग हमें ये सिखाती है कि इन फ्यूचर हमें कोई खर्च करना है तो उसके लिए हम अभी से प्रोविजन तैयार करके रखें। तो हम अब एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि जो हम अपनी मशीन में हमने इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो वो हमारे लिए खर्चा भी है। तो ये एज पर द रूल ऑफ इनकम टैक्स हमारे यहाँ एक एक्सपेंस, हमारा ये अलाउड एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है डेप्रिसिएशन। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में मेंशन करते हैं। साथ में साथ हमने एक प्रोविजन फॉर डेप बना दिया कि हमें वो कुछ देना नहीं है एक्सपेंस, वो हमारा किसी को पेमेंट नहीं करने वाला, इन नॉन कैश एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। तो एक प्रोविजन क्रिएट होता रहता है। तो जिस तरीके से हमारे 10 साल बाद हमारे पूरे होंगे तो हमारे पास एक स्मार्ट अमाउंट होगा कि अगर हमें अपनी किसी एसेट को रिप्लेस करना होगा तो थ्रू उस प्रोविजन हम इजीली उस चीज को अवेल कर सकते हैं। एक चीज होती है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन मीन टू से इसके अंदर हम यूज करते हैं वर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। लाइक हमने किसी से कोई टेक्नोलॉजी या कोई नो हाउ लिया, 3 साल या 5 साल के लिए कोई कॉपी राइट लिया, कोई पेटेंट राइट लिया, हमने 5 साल तक हम यूज करेंगे और 5 साल के लिए हमने उसको 5 करोड़ रुपए या 5 लाख रुपए दी। तो हमें पता है अगर 5 लाख रुपये हमने उसको 5 ईयर के लिए दी तो मीन टू से 1 लाख रुपये पर एनम उसका कॉस्ट है हमारा। तो हर एक साल के बाद में उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से कम हो रही है और हमें पता है बिजनेस चलाना है तो इन फ्यूचर भी हमें पैसा चाहिए होगा। तो जो भी हम ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को डाउन करते हैं उनके यूजेस या टाइम एक्सपायर के अकॉर्डिंग, तो वो पार्ट हमारा सारा कहलाता है अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एज वेल एज एक ही चीज है, लेकिन डेप्रिसिएशन बेसिकली लगाते हैं टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर और अमोर्टाइजेशन को हम यूज करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल आपको पहले बताया था, इट कैन नॉट सीन फील और टच, लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल या कोई भी ऐसी नो हाउ या टेक्नोलॉजी वगैरह। नेक्स्ट वन आता है EBIT, रेफर टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड टैक्स। मैंने बताया बहुत सारे पर्पस अलग अलग होते हैं, तो उन सारे पर्पसेस के लिए हमें ये चीज काम आती है। तो ये ऐसी अर्निंग है जो बिफोर इंटरेस्ट यानी डेप्ट और इंटरेस्ट और गवर्नमेंट को टैक्स से पहले। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, रेफर टू इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड बाय द कंपनी, जो भी कंपनी ने लोन ले रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम include income from investment, bank interest which are not generated from the operating activity, like आपका पैसा पड़ा हुआ है अकाउंट के अंदर, कहीं ना कहीं उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है या आपने कोई एडिशनल अमाउंट तो उसको इन्वेस्ट कर दिया, उस पर रिटर्न आ रहा है, शेयर या डिवेंचर आपने परचेज कर रखे हैं उसके ऊपर आपका डिविडेंड आ रहा है, तो वो सारा पार्ट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग ऐसी एक्टिविटी, ऐसा अर्निंग जिसके लिए आपने एफर्ट नहीं लगाया बिजनेस के थ्रू, तो वो सारा पार्ट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम चलाएगा। नेक्स्ट वन EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, यहाँ से इंटरेस्ट चला गया, अब यहाँ पर केवल NET रहेगी, EBT रह गया आपका, यानी कि बिजनेस प्रॉफिट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। एंड लास्ट वन इज टैक्स मीन टू से रेफर टू द इनकम। और नेक्स्ट आता है आपका EAT, यह आता है रेफर टू अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि अब यहाँ पर जो अर्निंग थी हमारे उसमें टैक्स फ्री डिडक्ट कर दिया। इसका पर्पस आगे आपको आगे पता लगेगा कि इसका पर्पस क्या है। सर आपका स्लाइड नहीं दिख रहा है, आपका स्लाइड शो नहीं हो रहा है। ओके सर, now please check. Now visible. Yes. Next is dividend. Dividend mean to say whatever the company earn, they distribute their profit to their shareholders called dividend. आपने जो भी कंपनी के शेयर होल्डर जो भी उन्होंने शेयर परचेज कर रखे उनका पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग, ये एक नॉर्मल एक ह्यूमन से लेकर बड़ी कंपनी तक बात करते हैं कि हम जो भी अर्न करते हैं
तो हम सारा खर्च नहीं करते, कुछ न कुछ पैसा अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। तो रिटेन अर्निंग रेफर टू द प्रॉफिट ऑफ ईयर रिटेन इन द बिजनेस, जो आपने अपने आगे काम के लिए रख सकता है, पैसा बचाता है। एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट। यहाँ थोड़ा सा बैलेंस शीट को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे थे या सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वहाँ बैलेंस शीट बड़ा एक शॉर्ट वे होता है, बट जब हम कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा और कोशिश करते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस and application of fund. The balance sheet presents the source from which the company has mobilized funds required for the business and the utilization of the fund. ये फॉर्मेट दे रखा है, मैं आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। बैलेंस शीट एज ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ उसका एक अपना एक सर्टेन फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, उस फॉर्मेट में ही शो करना होता है। जब हम सोल प्रोप्राइटर का या पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बना रहे होते तो वहाँ कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, कौन सी चीज़ ऊपर जानी, कौन सी चीज़ नीचे आनी, हम उसको ऊपर नीचे कभी फैक्शन कर सकते हैं। बट कंपनी फाइनेंशियल अकाउंट में बैलेंस शीट के अंदर ये कंपल्सन रहता है कि जो उसके हेड्स हैं आपको उन हेड्स में शो करना है। मैं आपको सारे हेड्स ऐसे क्लियर करता चला जाऊँगा। हमारा पहला अब को शो करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इक्विटी लायबिलिटी में पहला हेड आता है हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमारे यहाँ 5 तरह की कैपिटल होती है। एक ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, एक इश्यूड शेयर कैपिटल, नेक्स्ट वन इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, और नेक्स्ट वन इसमें मैंने इसको ऐसे मेंशन कर रखा है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एंड फाइनली पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल मीन टू से कि जब कंपनी रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर होती है तो उसको 2 अपने मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर उन्हें अपनी एक होल लाइफ मेंशन करनी होती है, हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, और उससे ज़्यादा अमाउंट के शेयर वो मार्केट में इशू नहीं कर सकता, वो उसका ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहलाता है। नेक्स्ट वन आता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल मीन टू से कि हमने हमारी कंपनी की जो कैपिटल है वो 100 करोड़ की है, बट अभी हमें रिक्वायर्ड केवल 20 करोड़ या 25 करोड़ के अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो जितना ऑथोराइज कैपिटल में से वो पार्ट पब्लिकली इशू करता है वो इशूड शेयर कैपिटल कहलाता है, और ये किसी भी कंडीशन के अंदर ऑथोराइज से ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब मीन टू से कि हमने पब्लिकली शेयर इशू करे, बट जरूरी नहीं कि पब्लिक सारे शेयर ले ले, तो पब्लिक ने इशूड में जितना पार्ट लिया वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहलाता है। अब कंपनी क्या करती है कि जो भी कंपनी ने शेयर इशू करे उसकी फेस वैल्यू होती है, और मार्केट में प्रीमियम लग के वो अलग अलग रेट पर चला जाता है। तो अब कंपनी क्या करती है कि अपने सारे पैसे वो कभी कभी इकट्ठा नहीं मांगती, तो इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है। 10 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर है, तो कंपनी ने उसकी 4 से 5 इंस्टॉलमेंट मांगी। तो कंपनी अभी 100 रुपये में से कंपनियों को लग रहा है कि 60 रुपये में काम हो जाएगा, तो जितना पैसा सब्सक्राइब्ड किए गए शेयर पर कंपनी अपने शेयर होल्डर से कॉल्ड करती है वो कहलाता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में जितना पैसा पब्लिक ने कंपनी को पे करा, कुछ पैसा ऐसा होता है जो अभी पेमेंट नहीं हो, हम कॉल्स इन एरियर बोलते हैं या अनपेड कॉल। जब उसको हम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में लेस कर देते हैं तो फाइनली मिलता है हमें पेड अप शेयर कैपिटल। ये आपका पूरा शेयर कैपिटल का मैंने आपको क्लियर कर दिया। और लास्ट वन कॉल्स इन एडवांस। कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होंगे हमारे जो हमें एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। कॉल इन एरियर, calls in area amount called by the company but shareholder didn't pay the amount, that is call in area या unpaid call। इसको कॉल्ड अप शेयर में से डिडक्ट कर देते हैं तो हमें पेड अप शेयर कैपिटल मिल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें हम अलग अलग तरह के अपने रिजर्व और सरप्लस मेंशन करते हैं, ये मैंने शायद आपसे आगे शो कर रखा है। Reserve and surplus. Reserve to the profit set aside for meeting specific future requirement or any future contingency। ये भी कंपनी में पॉलिसी जैसे हम अपने घर पे करते हैं कि हम जो भी अर्न कर रहे हैं अपनी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को रिकवर करने के लिए कुछ अमाउंट बचा कर रखते हैं, तो वो सारा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट कहलाता है। इसमें रिजर्व सरप्लस में हमने पीछे देखे आप अलग अलग तरह के रिजर्व बना रखे हैं, ये दे रखा है। एक कैपिटल रिजर्व है, एक जनरल रिजर्व है, तो मैं जो मैंने आपको वो हल्का सा मेंशन कर दे रहा हूँ, बाकी तो आप देख लेंगे। कैपिटल रिजर्व हमने अपनी कोई भी ऐसी जो 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, एक रेवेन्यू एक कैपिटल एक्सपेंडिचर।
हम अपने प्रॉफिट में से जो हमारी कैपिटल अनसर्टेनिटी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अनसर्टेनिटीज है, उनको कवर अप करने के लिए या हमने फ्यूचर में अपने जो बिजनेस को एक्सपेंड करना है उसको पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कोई अपन या रिजर्व बना रखा है, वो सारा कैपिटल होता है। या इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो हमारी कैपिटल प्रॉफिट से हमने रिजर्व क्रिएट करा है। दो तरह के प्रॉफिट, एक रेवेन्यू प्रॉफिट, एक कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट के थ्रू जो हमने अपने रिजर्व क्रिएट करा है वो सारे कैपिटल रिजर्व कहलाते हैं। एक होता है जनरल रिजर्व, कि नॉर्मल जो भी हमारे रेवेन्यू एक्टिव, जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उनके थ्रू जो हमने अपना कुछ पैसा बचा कर रखा है वो रेवेन्यू रिजर्व कहलाता है। एक होता है रिजर्व फंड, जब कोई स्पेसिफिक चीज है, कोई हमें पता है पर्टिकुलरली इसके लिए हमें बचा के रखना है पैसा, वो सारे रिजर्व फंड होते हैं। ये रिजर्व फंड स्पेसिफिक हो सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, रिजर्व फॉर बिल्डिंग, रिजर्व फॉर कंपनसेशन, रिजर्व फॉर फंड फॉर एक्यूमुलेटिव, कोई भी ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज, कोई स्पेसिफिक चीज हो, वो सारा आपका रिजर्व फंड कहलाएगा। एक होता है हमारा श्रिंकिंग फंड, इसको हम श्रिंकिंग फंड मीन टू से कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एक टाइम के बाद, सर्टेन टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी, तो उसके लिए हमने कवर अप करने के लिए ये फंड बना रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम, की जो हमारा शेयर मार्केट में ज्यादा का जा रहा है उसकी फेस वैल्यू से, उसकी मार्केट वैल्यू से, वो सारा सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाता है। और इसके अलावा हम अलग अलग रीजन से, अलग अलग अपने मोटो से हम ये बहुत सारे रिजर्व और क्रिएट कर लेते हैं। ये सारे आपके अदर रिजर्व हैं। रिजर्व के बात करेंगे, हमारे यहाँ बैलेंस शीट की बात करें, सिक्योर लोन, ये हमारे बिजनेस के इसके बैलेंस शीट के हेड्स कहलाते हैं सारे। और यहाँ पर हम जो कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो पर्टिकुलरली हेड्स पर ही शो करेंगे। तो हमारा जो इक्विटी लायबिलिटी था, इक्विटी लायबिलिटी में पहला हेड था हमारा शेयर कैपिटल, दूसरा हेड था हमारा रिजर्व सरप्लस, और इसके अंदर थर्ड वन है हमारा सिक्योर्ड लोन। कोई भी ऐसा लोन जो कंप्लीटली सिक्योर्ड हो, मीन टू से कि हमने किसी बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया लेकिन उनको हमने 1.5 करोड़ की अपनी एसेट्स मॉर्गेज करा दी, तो जो भी लोन पूरी तरह सिक्योर है वो सारे सिक्योर लोन कैटेगरी के अंदर आता है। इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, कुछ राइटर इसको कि अपने यहाँ लॉन्ग टर्म लोन लिख दिया और शॉर्ट टर्म लोन लिख दिया, वो ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, तो उसको सिक्योर भी आ जाता है। और ऐसे एक नेक्स्ट वन होता है हमारा अनसिक्योर्ड लोन, रेफर टू द लोन बोरोड बाय द कंपनी ऑन पर्सनल गारंटी और विदाउट एनी सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये सारा अनसिक्योर्ड लोन। और इसके अंदर बेसिकली जो करंट लायबिलिटी है वो आती है, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में ही आती है। ये हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी के आपके 4 हेड्स होते हैं। इसके बाद इधर आता है आपका एसेट्स। एसेट्स के अंदर पहला हेड होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स, refer to assets which are mean for long term use and the volume which do not change frequently, इसको हम रेगुलर वे में चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट, यहाँ भी हम ऐसे शो करते हैं कि फिक्स एसेट में टेंजेबल शो कर दिया, इंटेंजेबल शो कर दिया, और इसके अंदर लॉन्ग टर्म एसेट्स और करेंट एसेट्स शो कर दिया। लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट एंड लोन एडवांसेस हम ला सकते हैं, लाइक इन्होंने दिया इन्वेस्टमेंट रेफर टू सरप्लस फंड विद द कंपनी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, कि आपके पास कोई अमाउंट बच रहा है, आपने एडिशनल अमाउंट था, आपने कहीं रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया, वो सारे इन्वेस्टमेंट। और लास्ट वन इज करेंट एसेट्स, रेफर टू द एसेट विच आर मीन फॉर शॉर्ट टर्म यूज, जो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो सारी आपकी करेंट एसेट्स। तो ये इनका अपना एक फॉर्मेट है, ये इसमें अलग से शो कर रहे हैं वो आपके एसेट्स के अंदर लोन एंड एडवांसेस। जब आप लोन ले रहे थे तो पार्ट ऑफ लायबिलिटी था, वो लायबिलिटी के अंदर जा रहा था। अब जब आप लोन दे रहे हैं तो ये आपका लोन एंड एडवांसेस होता है, कि आपने किसी को लोन दिया हो या आपने किसी को एडवांस दिया हो, तो वो सारे लोन एंड एडवांसेस में आता है। तो पीछे में आपको पता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, वो करंट लायबिलिटी यहाँ पर आ गया, तो विद इन ईयर आप पेमेंट कर देंगे। और एक हम यहाँ पर कुछ राइटर तो अलग अलग शो करते हैं और कुछ लोग कैसे करते हैं, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन मेंशन कर देते हैं, कि अगर आपने कोई प्रॉफिट को बचाकर रख रखा है किसी स्पेसिफाइड चीज के लिए, तो वो यहाँ पर करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन के साथ आ जाता है। और लास्ट में होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोई भी ऐसे एक्सपेंस जो ऊपर की कैटेगरी में हमारे, ये यहाँ पर आप याद रखें मिसलेनियस एक्सपेंस, हम एसेट अब नॉर्मल जो आप लोग बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें कंपनी के शो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पुराना फॉर्मेट मैंने उठाया था आप लोगों को बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से शो करा है। मिसलेनियस एक्सपेंस, ये वैसे तो हम एसेट्स में कोई एक्सपेंस शो नहीं करते, लेकिन एसेट्स के अंदर एक मेनली होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंस जो हमने अभी कर तो दिया बट वो केवल इस पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं है, वो आगे आने वाले ईयर तक के लिए काम आएगा।
तो वो हम हमारे लिए बेसिकली जो अमाउंट उसका बचा हुआ है वो हमारे लिए एक एसेट है और उसको हम बैलेंस शीट में एसेट में मेंशन करते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे रहा हूँ। एग्जांपल इसका मान लीजिए क्या कि कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है और नई कंपनी अब स्टार्ट हो रही है तो उसने मार्केट पे अपने शेयर इशू करे। आपको हम जब शेयर इशू कर रहे हैं तो उसके ऊपर इशू एक्सपेंस होगा कुछ ना कुछ। अब जो शेयर जो उसकी अमाउंट है वो तो उसके आगे काफी ईयर तक काम आने वाली है, लेकिन जो सारा खर्च करा वो केवल उसने खर्च केवल इस साल डाल दे, तो ऐसी कंडीशन में वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो जस्टिफाई बात ये जब करेगी कि हमने देखा कि वो 10 साल काम आने वाला है और हमने 1 करोड़ रुपए का खर्चा करा, तो हम हर साल 10 लाख रुपये उससे कट ऑफ करते रहेंगे। जो अमाउंट राइट ऑफ होगा वो प्रॉफिट लॉस अमाउंट अकाउंट के अंदर चला जाएगा, डेबिट के अंदर, और जो अमाउंट उसका बचेगा वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए बैलेंस शीट में एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम से मेंशन होगा। इसमें इशू एक्सपेंस भी आ सकते हैं आपके, इसमें एक्सपेंस और एडवर्टीजमेंट भी आ सकता है, ये कोई भी ऐसी चीज जो आगे आने वाले टाइम के लिए खर्चे हमारे काम है। वो बेसिकली हमारे लिए एसेट है नहीं, लेकिन हम इसको एज्यूम भी करते हैं कि ये हमारे लिए एसेट है। एंड लास्ट वन इज लॉसेस refer to axis of expense over income accumulate over the year। कोई ऐसे लॉस जो हम आगे accumulate करते हैं वो सारे आपके लॉसेस होते हैं। ये आपका यहाँ आइटम while preparing final account और joint stock company, एक इसमें कुछ मेन अलग से मैंने आपके लिए पिक करा है ये आइटम कि आइटम while preparing final account of joint stock company goods distributed at free sample, इसको अलग से मेंशन करते हैं कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं और आपने कोई गुड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैंपल के अंदर। गुड destroyed by fire accident, debenture interest, transfer fee on share, call in arrear, call in advance, forfeited share। ये जो मेन आइटम होगा वो पता चला आपको। forfeited share आपका forfeited मीन टू से कि कंपनी ने कोई कॉल करी शेयर होल्डर से और शेयर होल्डर उसको टाइम पर पेमेंट नहीं करता, तो कंपनी क्या करती है कि उसको एक सर्टेन टाइम पर नोटिस देती है कि आपको इतने टाइम में अमाउंट पे करना है। अगर वो उस ड्यूरेशन में उस अमाउंट को पे नहीं कर पाता तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के पास ये राइट है कि वो उसको उसके शेयर को फॉरफीट कर ले, तो वो फॉरफिटेड शेयर कहलाता है। और जो शेयर होल्डर ने उन शेयर पर अब तक अमाउंट पे करी है, कंपनी उनको रिफंड करने के लिए भी लायबल नहीं होती, वो भी कंपनी के पास अमाउंट रह जाती है। ये कहलाता है आपका फॉरफिटेड शेयर। इसी तरीके से एक होता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। मैं जो मेन आइटम है इसके वो शो कर दूंगा, बाकी तो आप अपने आप समझ लेंगे। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि इन फ्यूचर हमें पे करनी है या नहीं करनी, या पे करनी है तो कितनी अमाउंट पे करनी है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे अगेंस्ट कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है अभी, अब वो क्लियर नहीं है कि किसी लेबर ने या किसी एम्प्लॉय ने हमारे ऊपर केस कर रखा है कि उसका कुछ वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और उसने कंपनसेशन क्लेम करा, वो अभी कोर्ट में चल रहा। तो ऐसी कंडीशन वो डिसाइडेड नहीं है पे करना होगा या नहीं करना होगा, पे करना होगा तो कितना अमाउंट पे करना होगा, तो ये फ्यूचर में डिसाइड होगा। एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है और ये कहीं भी बैलेंस शीट में मेंशन नहीं होती। इसको बैलेंस शीट जब बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो उसका फुट नोट में मेंशन किया जाता है कि इससे हमें याद रहेगा कि ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वहाँ पर चल रही है। अगर पेमेंट करना होगा तो फिर वो ऊपर लायबिलिटी में आ जाती है, नहीं करना होता तो वहीं से वो हटा दिया जाता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बिजनेस या कोई और नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उसके ऊपर जो इनिशियल स्टेज पर आप एक्सपेंस करें वो सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में ही आते हैं, और जितना एक्सपेंस राइट ऑफ हो रहा है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा, और जो एक्सपेंस बच जाता है वो हमारा बैलेंस शीट में एसेट में मेंशन होता है। एक होता है अंडर राइटिंग कमीशन। जब कंपनी मार्केट में अपने शेयर को इशू करती है तो बहुत सारे मार्केट में अंडर राइटर या अंडर राइटिंग कंपनी बैठी होती है, जिनका काम होता है कि केवल हमारे शेयर को मार्केट में वो बेचते हैं, एक सेल करते हैं, तो उसके ऊपर वो कमीशन देते हैं। तो ये भी हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैटेगरी में आता है, क्योंकि शेयर से जो अमाउंट हम कलेक्ट करेंगे, जो फंड हमारे पास रेज होगा, जनरेट होगा, वो एक साल के लिए नहीं है, हमें सर्टेन पीरियड के लिए होता है। तो जितना अमाउंट हमारा राइट ऑफ होता है प्रॉफिट लॉस में जाएगा, जो बाकी बचा अमाउंट होता है वो हमारा बैलेंस शीट में एसेट्स में मिसलेनियस एक्सपेंस की कैटेगरी में लगता है। इधर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, ये भी डेफर्ड रेवेन्यू का पार्ट है, इसको भी उसी तरह ट्रीट करते हैं। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स,
एडवांस टैक्स, ये सब चीज़ें वैसे ही आपके लिए। एक पॉइंट लास्ट में 18 है, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप तो सब लोग प्रोफेशनल है, कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह से अमाउंट अर्न करते होंगे, तो कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं हमारे जो हम लाइक शेयर परचेज कर रखा है, उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स को कट करके अमाउंट हमें पे करती है। एट द एंड ऑफ द ईयर हम अपनी टैक्स लायबिलिटी बनाते हैं। तो अगर हमारे उस हमने TDS ज़्यादा कटा हुआ है तो हम उसको रिफंड के लिए क्लेम कर लेते हैं, और हमारा अगर हम टैक्स कम पे कर रखा है तो वो उसके अंदर वो एडजस्ट हो जाता है। लास्ट वन इज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। एक स्पेशल टैक्स जितनी कंपनीज होती हैं इनके ऊपर अलग से लगता है, ठीक है, ये उनको अपने डिविडेंड के ऊपर पे करना पड़ता है। ये हमारी स्लाइड कंप्लीट हो गई। अब हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर आ रहे हैं। ये आपका आज का लास्ट आपका वो है टॉपिक, कैश फ्लो। कैश फ्लो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कहीं ना कहीं ये सब फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स कहलाते हैं हमारे, जो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उनको एनालाइज करने के 3 से 4 टूल होते हैं। एक होता है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक होता है हमारा रेशियो एनालिसिस, और एक होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो का एक अलग से इम्पोर्टेंस रहता है फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर। तो थ्रू कैश फ्लो हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड होते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो कैश फ्लो के बारे में मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा बता रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश रिसिप्ट, uses of cash during a period of time. See, with the help of cash flow हम केवल कैश का बैलेंस निकालते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर जब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वहाँ बड़ा शॉर्ट मैनर में काम करते थे, यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में काम करते हैं, और उसको अलग अलग एक्टिविटीज में हम डिवाइड करके उससे हम रिजल्ट निकालते हैं। तो थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये पता लगा कि इन अ ईयर हमने कितना कैश रिसीव करा, या यूजर्स ऑफ कैश, हमने कैश का कितना आउटफ्लो करा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। और 3 एक्टिविटी मैंने आपको बताई, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ये पूरा मैंने आपको दिखा रखा है, एक चार्ट सा बना हुआ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, व्हेन कैश रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सीड कैश एक्सपेंडिचर एक्सपेंस। मैं आपको और इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ क्या है। क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जो हमारी जितनी भी जो मेन बिजनेस की एक्टिविटी है उसके अंदर जो पैसा आ रहा है या पैसा उससे जा रहा है, वो सारा पार्ट जो हम शो करते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वी इन्वॉल्व ओनली फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम एसेट्स को परचेज करेंगे तो एसेट्स तो आएगी, बट उसके अगेंस्ट हमारे पास से कैश जाएगा, ठीक है। तो जब कैश जाता है तो मीन आउटफ्लो है, और जब हम एसेट्स को सेल करेंगे और उसके अगेंस्ट हमारे पास पैसा आता है तो इनफ्लो होता है। तो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वी इन्वॉल्व ओनली फिक्स्ड एसेट्स। उनको खरीदना या उनको बेचना, उससे जो पैसा आएगा या जाएगा वो सारा आपका कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो किया जाता है। इसी तरीके से एक होता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम बात कर सकते हैं केवल जो फंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अगर उन फंड से पैसा आ रहा है तो इनफ्लो ऑफ कैश होता है, और उन फंड को हम खरीद रहे हैं या उसके अंदर पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे पैसा जा रहा होता है तो हमारा आउटफ्लो फंड कहलाता है। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा, इशूएंस ऑफ इक्विटी सिक्योरिटी, इशूएंस ऑफ डेट। चाहे आपने लोन लिया तो लोन कैश तो लायबिलिटी है, लेकिन कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आ रहा है तो हमारा वो इनफ्लो होगा। तो ये मैंने आपको दिखा रखा है कि ऑपरेटिंग से ये इनफ्लो ऑफ कैश हुआ, और यहाँ पर ये इस तरीके से इन्वेस्टिंग का इनफ्लो होगा, और ये नीचे उन्होंने आउटफ्लो शो कर रखे हैं आपको अलग अलग तरीके से, और ये फाइनली यहाँ पर कैश पूल हो रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये कैश इनफ्लो के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे मैंने मेंशन कर रखा है। वैसे आपको बता दूं मैं कि जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। नॉर्मली हम जो भी प्रैक्टिकली जो ज़्यादा समय फेमस रहता है, जिस पर लोग काम करते हैं वो इनडायरेक्ट से करते हैं।
डायरेक्ट मेथड तो काम नहीं करता। तो पहली हमारी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, इसके अंदर कैश जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, देखो आपको यहाँ पर कैश सेल, जो भी हमने कैश सेल करा या रिसीव फ्रॉम डेटर या कमीशन एंड फी या जो रॉयल्टी आई, और आउटफ्लो ये मेंशन कर रखे हैं आपके, लाइक कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ वेजेस, इनकम टैक्स या मैन्युफैक्चरिंग, जो मेन आइटम्स है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं आपके लिए। नेक्स्ट वन आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ऐसे मेंशन कर रखा कि इनफ्लो क्या क्या हो सकता है, लाइक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव। अब यहाँ जो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट मीन टू कि जो हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, किसी को लोन दे रखा है, किसी के हमने जो डिबेंचर इशू किए उसको हमने परचेज कर रखा था, तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक। डिविडेंड रिसीव, जो हमने शेयर परचेज कर रखे हैं उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिला, वो अपना वर्किंग कैपिटल की कोई रिकवरी वो आपकी है। नेक्स्ट वन कैश आउटफ्लो में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल। नाउ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, now classification of business activity, financing activity. Financing, first one is cash inflow, like issue of share in cash, आपने जो शेयर इशू करा उसके बदले में कैश आया, इशू ऑफ डिबेंचर इन कैश या प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डजंट मैटर आपने लोन लिया, लोन लाइबिलिटी फॉर अस, लेकिन यहाँ पर कैश आ रहा है हमारे पास, तो पार्ट ऑफ इन्फ्लो रहेगा। इसी तरीके से कैश आउटफ्लो, पेमेंट ऑफ लोन, आप कोई लोन को रीपे करें, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर, इंटरेस्ट पेड, जो आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करें, या रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस लीज लायबिलिटी, जो भी आप ऐसी कोई लायबिलिटी का पेमेंट करें, वो सारा आपका कैश आउटफ्लो का पार्ट रहेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है इसका हमारा, तो हाईलाइटिंग कैश फ्लो डिफरेंट एक्टिविटी, कहीं ना कहीं जो आपकी केवल कैश को नहीं शो कर रहा है, अलग अलग एक्टिविटीज में उसको हाईलाइट कर रहा है प्रॉपर वे के अंदर। शॉर्ट टर्म प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो, अपने आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। थर्ड वन इज कैश फ्लो इंफॉर्मेशन हैड टू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी, आपको हर समय पता रहेगा कि आपके पास लिक्विड पोजीशन क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें अपने डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो, नो डाउट जब आपके पास आपके फ्लो की पूरी जानकारी है, पूरी इंफॉर्मेशन है, तो चाहे हम शॉर्ट पीरियड की बात करें या लॉन्ग पीरियड की बात करें, हम इजीली उसके अकॉर्डिंग अपने हमारे पास कैश को मैनेज कर सकते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ सिकनेस, आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि इस समय आपको फंड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उस समय अपने कैश को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए। कंपैरिजन विद बजट, इजीली आप अपने बजट के, क्योंकि हम कोई भी जो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो कहीं ना कहीं अपने पास एक बजट लेके चलती है कि उन्हें पूरे ईयर के अंदर किस तरह से वर्क करना है, तो हम अपनी कैश फ्लो के साथ उसको मैच कर सकते हैं और जो भी उसके अंदर रिक्वायर्ड चेंज हैं हमारे, उसको आगे हमें सही से रिजल्ट देने के लिए हम वो चेंज भी कर सकते हैं। और कैश पोजीशन, नो डाउट आपको कैश पोजीशन तो बताएगा ही वो। कैश स्टेटमेंट लिमिटेशन है कुछ उसकी कि डजंट शो द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये नहीं बताता कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, वो आपको थ्रू जो मैंने आपको टूल बताया था रेशियो एनालिसिस के, वहाँ से पता लगता। इट्स नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है, बट ये कहीं भी इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इनकम स्टेटमेंट अपनी जगह और कैश फ्लो स्टेटमेंट अपनी जगह। डज नॉट शो द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बताने का काम तो बैलेंस शीट का, कैश फ्लो से ऐसा नहीं पता लगता। ये डिस्टिंक्शन, दो तरह के फ्लो होते हैं हमारे, दो तरह के ये होते हैं, कैश फ्लो होता है, फंड फ्लो होता है। तो अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलता है बहुत जगह हमें कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें रिकॉग्नाइज, इसमें कैश यूज करते हैं
और जो फंड फ्लो होता है इसके अंदर ये एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग हम अडॉप्ट करते हैं अपना। सिग्निफिकेंस इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कैश फ्लो बेसिकली हम इस रिजल्ट जो निकालते हैं वो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू निकाला जाता है, और इट इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। शेड्यूल ऑफ चेंज इन कैश फ्लो, यहाँ पर हम इसको शेड्यूल नॉट करें। जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो यहाँ पर शेड्यूल हम उसका शो नहीं करते, हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं जो चेंज होता है वर्किंग कैपिटल का। बट फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो वहाँ पर हम प्रॉपरली एक चेंज शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल वहाँ बनाते हैं अलग से। एंड कॉजेज ऑफ वेरिएशन स्टडीज ओनली द कॉजेज ऑफ कैश वेरिएशन, और यहाँ पर हम बात करें फंड फ्लो के अंदर तो स्टडीज कॉजेज ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये पूरा आपको मेंशन करेगा। यहाँ केवल कैश की बात कर रहे हैं, यहाँ पूरी वर्किंग कैपिटल की बात करें। वर्किंग कैपिटल के अंदर आपका कैश, डेटर, करंट, जो भी करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, उनका जो चेंज होता है वो पूरा प्रॉपर मेंशन। प्रिपेयरिंग अ स्टेट फ्लो, ये दोबारा से मेंशन कर रखा है मैंने। यूज नेट ऑपरेटिंग, ये कैसे हम उसको बनाएंगे वो पूरा बता रखा है। तो सबसे पहले यूज नेट ऑपरेटिंग इनकम एट द स्टार्टिंग पॉइंट टू गेट नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। पहले हम इसको पिक करेंगे और इसमें एड बैक हम ऐड करते हैं कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस में कैश इंक्लूड नहीं है। मैंने फॉर्मूले के थ्रू दिखा रखा है आपको कि नेट कैश फ्लो इक्वल्स टू कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, and non-operating cash flow equals to income after tax plus depreciation. Depreciation means to say non-cash expenses. इसी तरीके से ये इसका ऑर्डर बताया था आपको मैंने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, और ये आपको 3 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे आप कैश फ्लो बनाएंगे अपने, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, करंट इनकम स्टेटमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये इसका एक फॉर्मेट आपको दे रखा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड इन प्रेजेंट डे ज़्यादा लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं, सब लोग इनडायरेक्ट मेथड से ही मैनेज करते हैं कैश फ्लो को। ये दे रखा है आपको इनडायरेक्ट मेथड, यही ज़्यादा पॉपुलर। देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमने पिक करा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये थ्रू इनकम स्टेटमेंट, थ्रू प्रॉफिट लॉस पिक करते हैं। इसके बाद इसके अंदर एडजस्टमेंट करते हैं हम नॉन कैश आइटम्स का। नॉन कैश आइटम में लाइक डेप्रिसिएशन, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस भी बोलते हैं इसको। ये ऐसे लॉसेस जो आपने अपने मेंशन तो कर दिए बट वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये इसे हम बोलते हैं। कभी ये मिल जाता है हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। हमारा इसके अंदर जो भी डिक्रीजमेंट इन करेंट एसेट्स होता है वो ऐड होता है, और इसी तरीके से जो इंक्रीजमेंट इन करेंट एसेट्स होता है वो लेस होता है, और लायबिलिटी में इंक्रीजमेंट इन करेंट एसेट्स ऐड करते हैं और डिक्रीजमेंट इन करेंट लायबिलिटी को ऐड करते हैं, लेस करते हैं। ये आपका पूरा मैंने बता रखा है आपको किस तरीके से करना है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, कंपनी फेवर द इनडायरेक्ट मेथड फॉर 2 रीजन, इट्स ईजियर एंड लेस कॉस्टली टू प्रिपेयर, और इट फोकस ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन नेट इनकम एंड नेट कैश फ्लो का। ये बुक अप्रोच है आपकी इनकम स्टेटमेंट की और कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ये कोई खास चीज़ नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो पूरा ये फॉर्मेट मैंने फिर एक बार आपको मेंशन कर रखा है, ये पूरा आपका यूनिट कवर हो रही है। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को ये स्लाइड पीपीटी चाहिए होगी वो मुझे मैसेज कर देंगे इनबॉक्स के अंदर, मैं उनको पीपीटी सारी आज के सेशन की शेयर कर दूँगा। और आज के लिए मैं थोड़ा सा आपको मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे 1 बजे आज दूसरी मीटिंग में जाना है, तो मैं आज अपना सेशन आज का मैं नहीं क्लोज करूँगा। तो मुझे सब लोगों ने अपना इसको चीज़ से जो भी इसको प्रॉब्लम हो तो मुझे इनबॉक्स में शेयर कर दें अपनी चीज़ें, मैं उसको कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Sir, can I have your mail ID, please? प्लीज नोट इट डाउन, dr. Sure. मैं इनबॉक्स में शेयर कर देता हूँ आपको। जी सर। dr.manish SIMC@gmail.com। आप लोग अपना इनबॉक्स में मुझे शेयर कर दीजिए, मैं भेजता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
Thank you, sir. Thank you very much.